नमस्कार दोस्तों। अपराध की जो श्रेणी है, अपराध व वारदातों की जो कहानियाँ हैं, आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही हालिया है। दिनांक 4 सितंबर 2023। 4 सितंबर 2023 उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ का ही थाना है गोंडा, और गोंडा का ही गांव है कैमथल। कैमथल गांव में सुरेश प्रकाश की तिरही का कार्यक्रम चल रहा था, और तिरही का कार्यक्रम संपन्न भी नहीं हो पाया था। वहाँ पर दो महिलाओं को लाठी डंडों से इतना ज़्यादा पीटा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। जब उनको पीटा जा रहा था तो वहाँ पर तिरही कार्यक्रम में बहुत से लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने उनको देखा, लेकिन किसी ने उनको बचाने की जहमत नहीं उठाई। जो ऐसे में कोई एक युवा लड़का, कोई एक जागरूक लड़का, कोई एक प्रबुद्ध लड़का, अब किसी ने 112 पर पुलिस को सूचना दी, तो मौके पर थाना एसओ घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा क्या, एक 55 वर्षीय महिला जो कि अधेड़ उम्र की थी, और एक 22 वर्षीय बालिका जो अभी जल्द में ही बालिग हुई थी, वो दोनों अधमरी अवस्था में हैं। पुलिस उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पुलिस उन लोगों का शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ऐसे में पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। घटना स्थल पर एसएसपी श्री कलानिधि नैथानी जी भी आ जाते हैं, और एसपी ग्रामीण श्री पलाश कुमार बंसल जी के संयुक्त तत्वाधान में मामले की तहकीकात की जाती है। प्रथम दृष्टया उसमें लाठी डंडों से पीटने के ही बारे में पुलिस के द्वारा बयान में बताया गया था, परंतु जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें गोली मारने का भी तथ्य सामने आता है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है श्री सुरेश कुमार आज से 20 साल पहले डीटीसी दिल्ली परिवहन विभाग की बस सेवा में ड्राइवर थे, और वो दिल्ली में ही आज के 20 साल पहले बस गए थे, और इनके कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी मुकेश कुंवारी, जो कि इनकी पत्नी थी, इनके भाई की बिटिया प्रियंका को गोद लिया था, और गोद लेने के बाद ये चाहते थे कि इन्होंने अपनी उस लड़की को जिसको गोद लिया था उसको खूब पढ़ाया लिखाया, और जब वो पढ़ लिख कर एक अच्छी तरीके से अच्छा कोर्स कर लिया तो एक बढ़िया ब्यूटी प्रोडक्ट में वो एडवाइज़र के पोस्ट पर कार्य कर रही थी। इन्होंने उसकी शादी भी तय कर दी थी, शादी भी होने वाली थी। अब इन्होंने गोद लिया था, कोई समाज में इनको गलत ना कहे, इकलौती संतान थी, इसलिए वो इनकी इकलौती वारिस भी थी, क्योंकि इन्होंने दत्तक ग्रहण इकाई के तहत पूरे विधि विधान से, पूरे जो कानूनी दांव पेच होते हैं उनके आधार पर पूरी तरह से गोद लिया था। इसलिए वो बालिका ही इनके संपत्ति के पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी थी। इसीलिए इन्होंने एक वसीयत की थी। उस वसीयत में अपने दिल्ली की सारी संपत्ति अपनी बेटी प्रियंका के नाम, और गांव का 4 बीघा खेत था। ये सुरेश 4 भाई थे, जिसमें 1 बीघा खेत इनके नाम आता था, वो भी अपने बेटी प्रियंका के नाम वसीयत कर दिया था। और बाकी जो गांव का घर वगैरह था ये इन्होंने अपने भाइयों को दे दिया था, क्योंकि वहाँ इनको रहना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था।
ऐसे में इनको दे दिया था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ये जब इनके 27 अगस्त 2023 को श्री सुरेश प्रकाश को हार्ट अटैक आता है। परिवार के लोग इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद 3 दिन ये अस्पताल में रहते हैं और 30 अगस्त 2023 को इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पत्नी और इनकी बेटी इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही कराना चाहते थे। लेकिन इनके भाई, जो कि इनके 3 भाई थे, जो 2 भाई दिल्ली में रहते थे, एक भाई धर्मवीर और दूसरा भाई रमेश, ये दोनों दिल्ली में रहते थे। ये जैसे ही मृत की सूचना पाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और पुरानी रीति रिवाजों का, पुराने गांव की परंपराओं का, धर्म का, जाति का और गांव के लोगों का, भावनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इनका जन्म वहाँ हुआ था तो मृत्यु भी हुए, अंतिम संस्कार भी वहीं होना चाहिए। सारी दुहाई देने के बाद जबरदस्ती सुरेश का अंतिम संस्कार करने के लिए वहीं लेकर गांव पहुंच जाते हैं। और जब गांव पहुंचते हैं तो पत्नी और बेटी भी साथ में जाती है। वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद तिरही का कार्यक्रम 4 अगस्त 2023 को था। क्योंकि माँ बेटी ने आपत्ति जताई थी कि मैं यहाँ 13 दिन नहीं रुक सकती, क्योंकि वहाँ दिल्ली में मेरा मकान सब खाली पड़ा हुआ है, कोई चोरी चालाकी कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे में जो पंडित जी थे उन्होंने जो जल्द में कार्यक्रम 4 दिन में ही कार्यक्रम बना दिया था, जिसमें तिरही का कार्यक्रम था। अच्छा, उस कमलेश कुमारी के जो 3 देवर थे, धर्मवीर, रमेश और राकेश, उन्होंने उनसे कहा कि जो भाई साहब वसीयत करके गए हैं, ये लड़की उसकी उत्तराधिकारी कैसे हो सकती है। हम लोग उनके खून हैं, हम लोग उनके ब्लड हैं, ये संपत्ति हमको मिलनी चाहिए। अब उनकी मृतक आश्रित कोटे वाली जो नौकरी है वो भी मुझे मिलनी चाहिए। ऐसी बातें वो कह रहे थे। तो उनकी भाभी जो है कमलेश कुमारी, वो बताती हैं कि वो तो जो कुछ जिसको मिलना था वो तो स्वयं लिख के वसीयत में कर गए हैं। एक अच्छे वकील से वसीयत बनवाई है, उसको मैं कैसे काट सकती हूँ। ऐसे में तिरही का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें सीमित और संकुचित लोगों को बुलाया गया था। सिर्फ गांव अपने रिश्तेदारों को और नज़दीक के लोगों को बुलाया गया था। और ऐसे ही कहा सुनी देवर भाभी में चल रही थी। जब भाभी ने संपत्ति देने से इनकार किया और मना कर दिया, ऐसे में देवर लाठी उठाकर बहुत बार बार प्रहार किया। जब वो प्रहार करने लगा तो बेटी प्रियंका भी उनको बचाने के लिए आई। तो ऐसे में इन लोगों को लगा अगर ये बच गई तो ये गवाह बनेगी और बाद में हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए बेटी और माँ को इन्होंने लाठी डंडों से मार मार कर इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। दर्दनाक मृत्यु हो गई, खतरनाक मृत्यु हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी मृत्यु हो गई। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि संपत्ति के विवाद में कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है। लेकिन ऐसे में किसी प्रबुद्ध ने जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वहाँ घटनास्थल पर पहुँचती है। डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट स्क्वाड एक्सेल की टीम बुलाई जाती है और जांच पड़ताल की जाती है। मृतका के भाई ने 7 लोगों के नाम इसमें FIR पंजीकृत किया था। मृतका के भाई ने देवर धर्मवीर, रमेश और राकेश के अलावा धर्मवीर के बेटे मोना व डलवा, रमेश का बेटा नीरज उर्फ सोनू और एक मोना जो मुख्य आरोपी था। क्योंकि सभी लोगों ने ये विचार किया था कि मोना को ही इसके ताऊ सुरेश प्रकाश की नौकरी दिलाई जाएगी। मोना ही जबरदस्ती दबाव बनाकर ताऊ की मिट्टी को गांव कैंथल लेकर आया था और वो पूरा प्रयास कर रहा था
कि ताऊ की सारी संपत्ति को मुझे हड़पना है। उसी का पूरा बनाया हुआ प्लान था और उसके भाई धर्मवीर और राकेश और रमेश ने उसमें सहयोग किया था। लेकिन एक लड़की प्रियंका, जिसको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ दत्तक ग्रहण इकाई के तहत सुरेश प्रकार की बेटी थी और बेटी के अनुसार वह अपने माँ के साथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में, उनकी रस्म रिवाजों में, उनके संस्कारों में शामिल होने के लिए गांव में आई थी। और माँ कमलेश कुंवारी की भी कोई गलती न थी, जो भी इस घटना का शिकार हुई। अलीगढ़ की यह घटना पूरे ज़िले में जब फैली तो पूरा ज़िला सन्न रह गया कि संपत्ति के विवाद में देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को नापाक तरीके से कैसे हत्या कर दी गई, बिना सोचे समझे कैसे इतने निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए, अभियोग पंजीकृत करते हुए उनको जेल भेज दिया गया है। और जेल भेजने के बाद उनके ऊपर जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, जो गवाह हैं या जो नमूने मिले हुए हैं ब्लड सैंपल के, जिन लाठी डंडों से आला कत्ल के जो हथियार हैं, उनके अनुसार चार्जशीट फाइल करके इस केस का समाधान किया जाएगा। आज की घटना में आप देखेंगे कि रिश्ते कितने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। संपत्ति और संपदा का जो ये मैटर था, एक परिवार यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर अपने दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन बच्चे नहीं थे। तो ऐसे में उसने सरकारी दत्तक ग्रहण इकाई के तहत अपने साले की बेटी को गोद लिया और गोद लेने के बाद वो उसकी उत्तराधिकारी हुई। वह उसी को तो संपत्ति दे रहा था, लेकिन दूसरे की संपत्ति पर आंख गड़ाए लोग वो उस संपत्ति को देना नहीं चाहता थे और भाई की संपत्ति को जबरदस्ती लेना चाहते थे। ऐसी स्थिति में वो दत्तक बेटी को बेटी ही नहीं मानते थे, जबकि सरकारी नियमानुसार दत्तक बेटी भी खून संबंधी बेटी ही की तरह होती है। ऐसे में उन लोगों ने ऐसा निर्मम तरीका अपनाया, ऐसा गलत तरीका अपनाया कि उस परिवार को तो उजाड़ कर रख ही दिया और अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया। ऐसे में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तो उनको दे ही दी थी। घर वाला जो मकान था उसमें भी सुरेश प्रकार का हिस्सा था, वो उन्होंने अपने भाई को ही दे दिया था। सिर्फ खेत और दिल्ली में जो उनका मकान व संपत्ति थी वह उन्होंने अपने बेटी के नाम किया था, जिसके कागजात उन्होंने अपने दामाद के पास सुरक्षित रखवा दिए थे। ऐसी स्थिति में जब ये बात इनके भाइयों को पता चलती है तो वो उसी दिन से प्लान बना लेते हैं कि ये संपत्ति मुझको लेनी ही लेनी है, कैसे भी करके लेनी है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी नीचे स्तर पर गिरना पड़े, लेकिन करूँगा। ऐसे में उसी समय इस विवाद को लेकर भाइयों में भी कभी कभी विवाद हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद जब बड़े भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है तो गांव लाते हैं और गांव लाने के बाद तेरही कार्यक्रम जो मृत्यु का एक ब्रह्मभोज होता है, उसमें उसी दिन दो महिलाओं को, दो निर्बल महिलाओं को, असहाय महिलाओं को, कमज़ोर महिलाओं को लाठी डंडों से मारकर ऐसी निर्मम तरीके से हत्या, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया, परेशान रह गया। ऐसी दर्दनाक मौत, ऐसी कमज़ोर महिलाओं के ऊपर लाठी डंडों से घातक प्रहार सोचने पर मजबूर करता है। पुलिस प्रशासन भी पहुंची, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
गांव की घटना थी, पुलिस को आने में समय लगता है, लेकिन पुलिस ने भी अपने तरीके से, पूरी मेहनत से, सजगता से, तत्परता से केस का पर्दाफाश किया, जानकारी लिया और जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज की घटना हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या कोई संपत्ति इतना बड़ा विवाद का कारण बन सकती है कि रिश्तों को से बढ़ के संपत्ति हो जाती है? रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं रह जाती है। जहाँ एक देवर अपने भाभी के पैर छूता है, माँ समान का दर्जा देता है, वही देवर अपने लाठी डंडों से अपनी भाभी की मृत्यु कर देता है, मार देता है। ये रिश्ते कितने नापाक और कितने कमजोर होते चले जा रहे हैं। जहाँ पर संपत्ति के लिए, जर जमीन और जोरू के लिए आज का हमारा समाज कितना गिरता चला जा रहा है। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, सजग रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें, क्योंकि आज की घटना आपको भी सोचने पर मजबूर करिए। एक बार आप आंख बंद करेंगे तो देखेंगे दो असहाय महिलाएं अपने पति के दुखद समारोह में शामिल होने गांव आई हो और उनके ऊपर 5-6 लोग लाठी डंडों से बार बार प्रहार कर रहे हो। ऐसी कल्पना आंखें बंद कर जब आप दिल में करेंगे तो क्या सोचेंगे? कोई दुश्मन होगा जो ऐसा प्रहार करेगा, क्योंकि कोई रिश्ते वाला तो ऐसा घातक प्रहार नहीं कर सकता। यार, संपत्ति तो जिसकी जो है उसको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे में ऐसा खतरनाक प्रहार, ऐसा घातक प्रहार, रिश्तों पे प्रहार, 2 लोगों की कत्ल, असहाय महिलाओं का कत्ल बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। सभी सतर्क रहें, सभी सुरक्षित रहें और सभी भय मुक्त रहें। सभी मंगलमय जीवन के साथ मेरी कामना है। और आज का ये जो कहानी है सभी को सोचने पे मजबूर करेगी। जय हिंद, जय भारत।